बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, बहरे हिंद में अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज USS अब्राहम लिंकन की मौजूदगी को महज एक अस्करी तायुनाती नहीं बल्कि ताकत के एक वाज़ेह सियासी इशारे के तौर पर देखा जा रहा है। अब्राहम लिंकन इन चंद अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों में शामिल है जो जौहरी तवानाई से चलते हैं, यानी इसे ईंधन भरे बगैर भी तवील अरसे तक समुद्र में तायुनात रखा जा सकता है। ये खुसूसियत इसे मुसलसल निगरानी, दबाव और मुमकिन कार्रवाई के लिए एक मौसर प्लेटफॉर्म बनाती है। इस जहाज पे दर्जनों जंगी तैयारे तायुनात किए जा सकते हैं, जिनमें जदीद लड़ाका तैयारे भी शामिल हैं जो बैक वक्त फजाई हमले, दिफा और इंटेलिजेंस मिशन अंजाम देने की सलाहियत रखते हैं। अगरचे इस वक्त जहाज ने अपना खुदकार ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर रखा है, मगर अस्करी माहिरीन के मुताबिक ऐसा करना इसे मुकम्मल तौर पे नजरों से ओझल नहीं कर सकता, क्योंकि इसके साथ उड़ने वाले फौजी हेलीकॉप्टर्स की परवाजों, लॉजिस्टिक सरगर्मियों और मवासलाती सिग्नल्स के जरिए इसके मुमकिना मकाम का अंदाजा लगाया जा सकता है। चुनाचे ये कहा जा रहा है कि अब्राहम लिंकन बहेरा जनूबी चीन से रवाना होकर इस वक्त ओमान के साहिल के करीब बहरे हिंद के अंदर मौजूद है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इस जहाज को मशरक़ वस्ता में इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के मकसद से तायुनात किया जा रहा है। सेंट्रल कमांड वो अस्करी ढांचा है जो इराक, अफगानिस्तान और शाम जैसे तनाज़ात में मरकजी किरदार अदा करता रहा है, इसलिए इसके ज़ेरे इंतजाम किसी भी बड़े बहरी बेड़े की तायुनाती को मामूल की सरगर्मी करार देना मुश्किल हो जाता है। अब्राहम लिंकन की तकनीकी खुसूसियात भी उसकी अलामती हैसियत को बढ़ा देती हैं। तकरीबन 1 लाख टन वजनी ये जहाज 333 मीटर लंबा है और 30 नॉट्स की रफ्तार से हरकत कर सकता है। इस पर मौजूद फजाई विंग बैक वक्त कई महाजों पर कार्रवाई की सलाहियत रखता है, जबकि इसके साथ चलने वाले गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स इसे समंदर में एक मुकम्मल और खुद मुख्तार जंगी निजाम बना देते हैं। माजी में यही जहाज खलीज फारिस और बहेरा ओमान में मुख्तलिफ अमरीकी अस्करी ऑपरेशन का हिस्सा रहा, जिनमें इराक के खिलाफ कार्रवाइयां भी शामिल हैं। इस अस्करी मंजरनामे में मुत्तहिदा अरब अमारात का यह ऐलान मानी खेज है कि वो ईरान के खिलाफ किसी भी मुमकिन फौजी कार्रवाई के लिए अपनी फजाई, जमीनी या बहरी हुदूद इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगा, जिससे यह तासुर मिलता है कि खित्ते के मुमालिक ईरान के साथ बराह रास्त तसादुम से खुद को अलग रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ तेहरान ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि खित्ते में जंगी बहरी जहाजों की तायुनाती ईरान के अज़्म या दिफाई तैयारी पर कोई असर नहीं डाल सकती। ईरानी हुकाम इस तासुर को भी मुस्तरद करते हैं कि अमेरिका के साथ किसी खुफिया पैगाम रसानी का अमल जारी है। इसकी वजह यह है कि अमेरिकी मीडिया में ये दावे सामने आ रहे हैं कि ट्रंप इंतजामिया ईरान के साथ किसी नई डील के लिए सख्त शराइत रखना चाहती है, जिनमें यूरेनियम की अफजूदगी, मिसाइल प्रोग्राम और इलाकाई असर रसूख से मुतल्लिक निकात शामिल है। साथ ही ईरान की तेल बरामदात रोकने के लिए नेवल ब्लॉकेट जैसे इकदामात की बात की जा रही है, जिन्हें तेहरान पहले ही मुकम्मल जंग के मुतरादिफ करार दे चुका है। चुनाचे अहम ये नहीं कि जहाज कहां तायुनात है, अहम यह है कि आया इसे महज ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए तायुनात किया जा रहा है या फिर यह खित्ते में किसी बड़ी तब्दीली का पेशखेमा साबित हो सकता है। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है एक्स एम्बेसडर जावेद हुसैन साहब ने। जावेद हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जावेद हुसैन साहब, आप क्या समझते हैं कि बहरे हिंद के अंदर ये USS अब्राहम लिंकन की जो तायुनाती है, हम इसे एक अस्करी सरगर्मी समझें या फिर एक पॉलिटिकल इशारा समझें, या आप ये समझते हैं कि इसके पसे पर्दा मुहर्रिकात कुछ और हैं, भेजा किसी और मकसद के लिए, पैगाम कुछ और? एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके जो साथी जहाज हैं, जंगी जहाज, उनका आने का मकसद, मेन जो मकसद ये है कि ईरान के ऊपर जो अमेरिका के मुतालबात हैं उनको, उनके पीछे एक दबाव डालना। तो ये एक दबाव डालने की एक कोशिश है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये खाली दबाव तक ही मामला रुक जाएगा। अगर फर्ज किया ईरान के साथ अमेरिका के जो मुतालबात हैं, ये जो शराइत हैं, वो उनका एक पुरअमन तरीके से हल नहीं निकल आता, कोई उनके दरमियान को अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाती, एग्रीमेंट नहीं हो जाता, तो उस सूरत में इस जहाज एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप को फ़ौजी ताकत के इस्तेमाल के लिए इसका इस्तेमाल होना जो है वो ऐन मुमकिन है, और इस ख़तरे से को यानी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और मेरे ख़्याल में ईरानी हुकूमत और अवाम को इस चीज़ का बखूबी इल्म है कि ये एक बहुत बड़ा एक सिंबल है पावर का, और उनको ये भी इल्म है कि अंडर ट्रम्प जो है अमेरिका जो है पहले ही
जून में ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनके ऊपर हमला कर चुका है। सो ये इस पॉसिबिलिटी को रद्द नहीं किया जा सकता या रूल आउट नहीं किया जा सकता कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन दोबारा ताकत का इस्तेमाल करे और ईरान को अपनी मुतालबात मनवाने के लिए इस अच्छा ताकत का जावेद साहब, इस्तेमाल एक किया। चीज़ बताइए, ये माजी करीब के अंदर आपको मालूम है कि जिस वक्त ट्रंप की जानिब से ये कहा जा रहा था कि आप डटे रहें, मुजाहिरीन को मदद जो है वो रास्ते में है, उस वक्त कुछ अरब ममालिक की तरफ से ये कहा गया कि हम अपनी फ़ज़ाई हुदूद को ईरान पे हमले के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अच्छा, उन अरब ममालिक में अगर आप देखें तो इसराइल के साथ कहीं ना कहीं उनके ताल्लुकात तो रहे, अब यूएई के भी ताल्लुकात बराह रास्त इसराइल के साथ मौजूद हैं। अब इस मंजरनामे में यूएई फ़ज़ाई, बहरी और ज़मीनी जो हुदूद है उनके इस्तेमाल से गुरेज करने की बात कर रहा है और बाकायदा तौर पे ये पैगाम दे रहा है कि हम इससे दूर हैं। क्या ये भी हिकमत अमली के तहत ही बयानात हैं, या फिर आप ये समझते हैं कि मशरिक़ वस्ता के ममालिक हकीकी तौर पे इस सारे झगड़े से खुद को अलग रखना चाहते हैं? मेरे ख्याल में दोनों चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ईरान ने वादे कर दिया है कि उसके ऊपर हमला अगर हुआ अमेरिका की तरफ से, तो जो भी ममालिक चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस हमले में इन्वॉल्व होंगे, वो भी फिर ईरान के जो जवाबी हमले हैं उसका टारगेट बन सकते हैं। तो यूएई की जो स्टेटमेंट अब रिसेंटली आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो अपनी ना तो एयर स्पेस को ना टेरिटरी को ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने की इजाज़त देंगे, वो इस चीज़ के वो चाहते हैं कि जो ईरान के जो जवाबी जो रिएक्शन हो उससे उनको यूएई को नुकसान ना हो। लेकिन मैं ये वादे करना चाहता हूँ कि ईरान के पास भी काफ़ी ऑप्शंस हैं जो अगर वो पूरी तरह इस्तेमाल करें, तो चाहे वो डायरेक्टली यूएई को या दूसरे जो पर्शियन गल्फ में अरब कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर डायरेक्ट कोई ज़ख्म ना पहुँचे, लेकिन इनडायरेक्टली इस तरह से पहुँच सकती है कि एक जो ऑप्शन ईरानी हुकूमत 12 जिसका जिक्र कर चुकी है या जिसका इशारा दे चुकी है, वो ये है कि हो सकता है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने की कोशिश करें। तो अगर उन्होंने इस किस्म का कोई हिकमत अमली अपनाई, तो साफ ज़ाहिर है कि जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं पर्शियन गल्फ में, जैसे यूएई है, कुवैत है और कतर है और इराक है और सऊदी अरेबिया भी, इन सब की जो ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं उनको उनके ऊपर बड़ा सख्त उनके लिए ख़तरा पैदा हो जाएगा। और सिर्फ उससे ना सिर्फ इनको एक इमीडिएट नुकसान पहुंचेगा, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट जो ऑयल मार्केट है और गैस मार्केट है। जावेद साहब, जवाब ये कह रहे हैं कि इन अरब ममालिक को नुकसान पहुंच सकता है और उनको इसका इदराक भी है, तो फिर आप ये समझते हैं कि खित्ते के अंदर वाकई जंग छिड़ने वाली है, जहां पे बड़ी ताकतें भी बैठी हुई हैं जिनको अपने नुकसान का भी इदराक है, तो अगर ये जंग छिड़ती है तो फिर उसके असरात उन तक भी पहुंचेंगे? जी, वो अगर जंग छिड़ती है तो असरात उन तक पहुँचेंगे मुख्तलिफ शक्लों में। और मेरे ख्याल में इसीलिए जो ईरान के अलावा जो अरब ममालिक हैं पर्शियन गल्फ रीजन में, उनकी कोशिश ये है कि मामलात अफ़हाम व तफ़हीम से, बातचीत से हल हो जाएं और लड़ाई की और नौबत ना आए और ईरान पर अमेरिकन हमले की नौबत ना आए। अब इस वक्त देखना ये है कि क्या ईरान और यूएस आपस में अपने जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं, जिसमें आपने पीछे जिक्र किया है, एक तो यूरेनियम एनरिचमेंट का मसला है, बैलिस्टिक जो ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसका जिक्र है, फिर ईरान की जो रीजन में पॉलिसीज़ हैं जिनको अमेरिका एंटी अमेरिकन पॉलिसी समझता है, वो पॉलिसीज़ हैं, या ईरान की टू सम एक्सटेंट मेरे ख्याल में इतना इम्पोर्टेंट चीज़ तो नहीं है, लेकिन ईरान के अंदरूनी सूरत हाल है वो भी शायद कुछ उसका रेलेवेंस हो। लेकिन बेसिकली तीन जो पहली मुतालबात हैं उनके ऊपर अगर दोनों ममालिक की तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जाए तो मुमकिन है कि किसी नतीजे पे वो पहुंच जाएं, कोई एग्रीमेंट हो जाए। आपको याद है कि पिछले साल भी अमेरिका और ईरान के दरमियान टॉक्स हो रही थी, लेकिन वो इससे पहले कि वो टॉक्स किसी नतीजे पे पहुंचती, वो इसराइल ने और फिर अमेरिका ने खुद ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे हमला कर दिया। जो मुझे नज़र आता है कि अंडर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन
अमेरिका किसी सूरत में ईरान को यूरेनियम एनरिचमेंट करने की इजाज़त नहीं देगा, चाहे उसको उसके लिए ताकत का इस्तेमाल दोबारा करना पड़े। तो अब देखना ये है कि क्या ईरान अपने जो उसकी काउंटर पोजीशन लेता है या पोजीशन लेता है इस इशू पे और दूसरे बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर, या जो अच्छा जावेद साहब, अगर देखा जाए माजी के अंदर ईरान पे यूरेनियम की अफजूदगी के इल्जामात लगाए जाते रहे, फिर एक वक्त में ये भी कहा जाता रहा कि जितने यूरेनियम को अफजूदा किया जा चुका है इससे तो 10 एटम बॉम्ब बनाए जा सकते हैं। फिर टारगेट भी किया गया, फिर ये कहा गया कि अब तो इसकी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। तो अगर उसकी कैपेसिटी खत्म हो चुकी थी तो फिर इतने कलील अरसे में वो कैसे उस सतह तक पहुंच गया? और अगर उसकी कैपेसिटी खत्म नहीं हुई थी तो फिर क्या अमेरिका जो पिछला हमला कर चुका है उसमें अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुका है? देखिए, जब वो पहला हमला जून में हुआ तो उसमें जो ईरान की यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटीज थी, जैसे फरदा में थी या इस्फहान के पास थी, नतांज में, वो तो बिल्कुल तबाह कर दी गई। लेकिन ईरान के पास उससे पहले कोई, मेरा ख्याल में अगर मुझे ठीक याद पड़ता है, कोई 400 किलोग्राम के मुताबिक या बराबर ऐसा यूरेनियम मौजूद था जो 60% तक एनरिच था। अगर उस यूरेनियम को 90% तक एनरिच कर लिया जाए तो वो मटेरियल वेपन ग्रेड मटेरियल बन जाता है। अब जिस चीज़ के बारे में दुनिया को या शायद अमेरिका को भी बिल्कुल यकीनी तौर पे पता नहीं है कि क्या यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटीज़ के तबाह होने से पहले इस एनरिच यूरेनियम को ईरान ने वहाँ से निकाल के कहीं और ट्रांसपोर्ट कर दिया था कि नहीं। और वो यूरेनियम एनरिच जो है वो अगर वो वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है और ईरान की किसी सीक्रेट फैसिलिटी में मौजूद है तो उसको मज़ीद उसके ऊपर काम करके इन ड्यू कोर्स उसको आप वेपन ग्रेड मटेरियल में तब्दील कर सकते हैं। एक तो ये बात है, यानी एक पॉसिबिलिटी, अगरचे मैं समझता हूँ कि ये बहुत रिमोट पॉसिबिलिटी है, इसमें बहुत प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज और ऑब्स्टिकल्स हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो है कि ईरान ने एक नॉलेज, एक टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है। और जस्ट इसलिए कि एक फैसिलिटी या 2 या 3 फैसिलिटीज़ पे को तबाह कर दिया गया है, उससे ये कोई गारंटी नहीं है कि कोई सालों बाद ईरान दोबारा उसी किस्म की फैसिलिटीज़ दोबारा ना किसी की और सीक्रेट जगह पे बना ले। तो अमेरिका चाहता है कि ऐसा एग्रीमेंट ईरान के साथ हो जाए, ईरान उसके साथ एक कमिटमेंट कर ले कि वो इस किस्म का काम दोबारा नहीं करेगा। मेरा ख्याल में पहले तो जो एग्रीमेंट 2015 में साइन हुआ था ईरान का वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ और दूसरे वाले के साथ, उसका तो ये था कि एनरिचमेंट एक लोअर लेवल तक आप कर सकते हैं यूरेनियम। अच्छा, लेकिन जावेद साहब वो देखिए कि उस वक्त के हालात क्या थे सर? उस वक्त के हालात ये थे, ना अमेरिका हमला कर चुका था, ना इजराइल का हमला था, ना इस हद तक कशीदगी थी, बस तहफ़्फ़ुज़ात थे जिसके बारे में प्रेशर टैक्टिक को इस्तेमाल करके वो साइन करवा लिए गए। अब जब बराह रास्त कशीदगी हो चुकी है मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर, और अभी हाल ही में जिस तरीके से रियाट वहाँ पे देखने को मिला है और उसमें बहुत बड़ी हलाकतें हुई हैं और फिर उसके ऊपर कंट्रोल पाया है ईरानी हुकूमत ने, तो आप समझते हैं कि ऐसे माहौल में ये दोनों फरीक ही बैठ के फैसला कर सकते हैं या फिर इनका कोई गारंटर और होगा? तो और कोई गारंटर, ट्रंप साहब को ही मेरा नहीं ख्याल कोई और गारंटर इस को यानी एक्सेप्ट करेंगे या उनकी वो अपनी गारंटी देंगे। लेकिन मैं ये जायज करना चाह रहा था कि अब वो इस यानी अमेरिकन पोजीशन है वो पहली 2015 की पोजीशन से तब्दील हो गई है। उस वक्त उन्होंने लो ग्रेड यूरेनियम एनरिचमेंट की इजाज़त ईरान को दे दी थी। अब वो यूरेनियम, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल यूरेनियम एनरिचमेंट में ईरान को ज़रा बराबर भी एक्टिविटी करने के लिए या करने की इजाज़त देने के लिए तैयार नहीं है। और इसमें अब ईरान ने फैसला करना है कि क्या वो कुछ अरसे के लिए फॉर सम टाइम वो इस राइट से दस्तबरदार होने के लिए तैयार हैं कि नहीं है। और अगर वो नहीं होते तो फिर मेरा ख्याल में वो जो है एक सूरत हाल मज़ीद ख़तरनाक हो सकती है और उसमें किसी किस्म की पॉसिबिलिटी को फिर रूल आउट नहीं किया जा सकता। किसी किस्म की पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता अगर ये सूरत हाल कशीदगी की हद गई और इसके नताइज जो हैं वो बुरे निकले। बहुत शुक्रिया जावेद हुसैन साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। ब्रेक के बाद खुशामदी। नाज़रीन, इंडिया और यूरोप के दरमियान तय पाने वाला नया तजारती मुआहिदा सिर्फ तजारत तक महदूद नहीं बल्कि यह तब्दील होती हुई आलमी सफबंदियों को भी जाहिर करता है। यह मुआहिदा एक ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका, यूरोप और इंडिया के ताल्लुकात एक नई कशमकश से गुजर रहे हैं।
ये एक अहम तिजारती मुआहिदा है जिसके तहत इंडिया और यूरोप के दरमियान फ्री ट्रेड के दरवाजे खुलेंगे, महसूलात में कमी आएगी और एक दूसरे की मंडियों तक रसाई आसान हो जाएगी। यूरोप के लिए मुआहिदा इसलिए भी अहम है कि उसकी चीन पे इन्हिसार कम करने की कोशिशों का हिस्सा है, जबकि इंडिया के लिए अमेरिकी टैरिफ और दबाव के मुकाबले एक मुतबादिल रास्ता है। यही वो नुकता है जिसकी वजह से वॉशिंगटन की तशवीश बढ़ी है। अमेरिका इस मुआहिदे को महज इक्तसादी पेशरफ्त नहीं बल्कि सियासी पैगाम के तौर पर देख रहा है। एक ऐसे वक्त में जब वॉशिंगटन यूरोपीय इत्तेहादियों से नेटो में ज्यादा फौजी और माली किरदार अदा करने का मुतालिबा कर रहा है, तब यूरोप का इंडिया के साथ ये मुआहिदा करना अमरीकी तरजीहात के लिए धचका है, क्योंकि अमरीका न सिर्फ इंडिया पे रूसी तेल खरीदने की वजह से दबाव डाल रहा है बल्कि ग्रीनलैंड के मामले पे यूरोप के साथ भी उसके ताल्लुकात मुतासिर हुए हैं। इन हालात में इंडिया के लिए मुआहिदा अपने दो तरफा ताल्लुकात में तवाजुन कायम करने की एक कोशिश है, तो अमरीका के लिए सूरत हाल इसलिए तशवीशनाक है क्योंकि इंडिया अब सिर्फ अमरीकी कैंप्स तक महदूद रहने की बजाय यूरोपीय रास्ता भी इख्तियार कर रहा है। यूरोप के अंदर भी इस मुआहिदे पर मुकम्मल इत्तफाक नहीं। मुखालिफत की एक बड़ी वजह यह खदशा है कि सस्ती दरामदात से मकामी सनत, खासतौर पर ज़राअत और माहौल से जुड़े शोबे दबाव में आ सकते हैं। इस तनकीद के बावजूद यूरोपीय पॉलिसी साज इस मुआहिदे को एक स्ट्रेटेजिक जरूरत के तौर पर देख रहे हैं। यूक्रेन जंग, अमरीकी दबाव और नेटो के मुस्तकबिल के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल ने यूरोप को मजबूर किया है कि वह अपनी मुआशी बुनियाद मजबूत करे। इंडिया जैसी बड़ी और तेजी से बढ़ती मंडी के साथ शराकतदारी उसी सोच का नतीजा है। इस मुआहिदे ने नेटो, अमेरिका और यूरोप के ताल्लुकात में मौजूद इख्तलाफात को भी नुमाया किया है। एक तरफ अस्करी इत्तेहाद है जो अब भी अमरीकी ताकत पे इन्हिसार कर रहा है, दूसरी तरफ इक्तिसादी फैसले हैं जो यूरोप को बतदरीज खुद मुख्तारी की तरफ ले जा रहे हैं। इन हालात में नेटो के सरबराह मार्क रूटे का यह बयान मानी खेज है कि यूरोप अमरीका के बगैर अपना दिफा नहीं कर सकता। उन्होंने यूरोपीय ममालिक को मुखातिब करते हुए कहा कि आप अपनी आजादी के हतमी जामिन से महरूम हो जाएंगे जो कि अमरीका की जौहरी छतरी है। अगर यह मंजूर है तो गुड लक। चुनाचे अब अहम तरीन सवाल यह है कि भारत और यूरोप के इस तजारती मुआहिदे पे अमरीका का रद्द-ए-अमल क्या होगा। फिलहाल तो यह वाज़ेह है कि आलमी सियासत में तजारत अब भी खामोश मगर ताकतवर हथियार है और यह मुआहिदा इसी हकीकत की एक ताज़ा मिसाल है। इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप चौधरी परवेज इकबाल लोहसर साहब ने। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौधरी साहब, इंडिया और यूरोप के नए तजारती मुआहिदे को अगर इक्तसादी पेशरफ्त के तौर पर देखें तो आप क्या समझते हैं किस हद तक दुरुस्त है इसे इसी नजर से देखना? सबसे बड़ी तो जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा, ये दुनिया के बदलते हुए जंगी माशी हालात और दुनिया की एनवायरनमेंट भी चेंज हो रही है। अभी इसमें सबसे बड़ी जो हमारा अज़ली दुश्मन है हिंदुस्तान को लगा हुआ तो ये तकरीबन 20 साल की उनकी काविशें हैं। और मैं आपको थोड़ा इसका बैकग्राउंड भी बता दूं। 2020 में ये एक वक्त आया जब स्ट्रासबर्ग में कश्मीर के हक में 735 में से 630 पार्लियामेंट के मेंबरों ने एक करारदाद पेश की कि मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है ये यूनाइटेड नेशन की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। लेकिन वह के दुनिया में डिप्लोमेसी या ये ऐसी चीज़ें होती हैं, कहीं पर हमारी कमजोरियां भी होंगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि वो कोविड की वजह से ये 2020 से आज ये 26 में जाकर ये एग्रीमेंट हुआ। ये 5 सालों में जो दुनिया के हालात हैं, जैसे आपने कहा यूक्रेन की जंग आ गई, 10 मई 2025 को ये मार्का हक आ गया। उसके बाद यूरोपियन यूनियन को जो ये यूक्रेन वाली जंग थी इसके ऊपर अमेरिका ने ओपन थ्रेट कर दिया कि हमारे बगैर ना आप नेटो चला सकते हैं, ना आप अपना डिफेंस कर सकते हैं, ना आपके पास इतनी फोर्सेस हैं कि आप मुकाबला कर सकें। और फिर दूसरा हमारी तरफ से भी कमजोरियां हैं। पाकिस्तान का आखिरी जो प्राइम मिनिस्टर यूरोपियन यूनियन गया था और यूसुफ रजा गिलानी था 2009 में। और ये GSP प्लस का एक स्टेटस जो कि हमारे पास इस साल के एंड यानी कि 27 में 2014 में जो हमें मिला था, ये 26 के एंड 27 में इसने रिव्यू पे जाना है। अभी ये जो मुआहिदा है, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, इससे हमें एक चीज का तो बड़ा खतरा है। यूरोपियन मंडियों में जो हमारी टेक्सटाइल, चमड़ा
या ये दूसरी मंसूबा जा रही हैं, इनको एक झटका तो जरूर लगेगा। लेकिन मुकाबला जो है, अभी देखें, यूरोप ने अपने खौफ से, डर से, और यूरोप के जो 27 मुल्क हैं उनमें कुछ मुल्क इस मुआहदे पे नाखुश भी हैं, ये बात भी आपने ज़हन में रखनी है। अभी इसमें अभी तो वो क्या कहते हैं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। दुश्मन हमेशा इंडिया जो है वो बुखलाहट का शिकार है। अभी ये मुझे बताएं कि 2009 के बाद जो यूरोपियन मंडी या यूरोपियन पार्लियामेंट या यूरोपियन काउंसिल या यूरोपियन कमीशन, जो हमारा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है, उसको हमने 2009 से जो है बिल्कुल वो क्या कहते हैं कि रहमो करम पे छोड़ा हुआ है। ना कोई बड़ा डेलीगेशन गया, ना यहाँ पर अभी भी वक्त। चौधरी साहब इसकी वजह आप क्या समझते हैं? जब आप ये समझते हैं कि मल्टीपोलर इस वक्त दुनिया हो रही है, ब्लॉक्स उसके तब्दील हो रहे हैं, पुराने जो हरीफ थे वो हलीफ बन रहे हैं, हलीफ हरीफ बन रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में ये दूरी किस वजह से है? क्या हम किसी बड़े ब्लॉक का हिस्सा हैं, या ये खौफ की एक वजह है, ये अमेरिका का डर है। अमेरिका ने, ज़ाहिर कि ट्रंप की अपनी पॉलिसियां हैं, ट्रंप की जो भी पॉलिसियां हैं वो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए हैं, चाहे वो अरब ममालिक के साथ कर रहा है, चाहे वो इंटरनेशनल बाकी दुनिया के साथ कर रहा है। देखिए, अभी दुनिया में ब्लॉक, अभी हम जब से ये ट्रंप आया है, ये हम इस ब्लॉक में चले गए हैं। अभी इंडिया को शायद आपको याद हो कि कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी ने चाइना में जाकर वहां के प्रेसिडेंट के साथ जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इंडिया और चाइना के दरमियान जो दोस्ती को, इसमें कोई और तीसरा मुल्क हायल नहीं हो सकता। और दूसरी बात, मई 2025 को वो दूर हुआ और इंडिया इस अपनी शिकस्ते फाश को भूल नहीं रहा है। वो हर प्लेटफॉर्म पे दुनिया के हर मुल्क के साथ वो अभी ये देखिए, ये ब्लॉक में अभी आप यूएई भी इस ब्लॉक में चला गया है। अभी पिछले वीक जो है प्रेसिडेंट यूएई ने जाकर जो इंडिया के साथ एक ट्रेड मुआहदा किया है, जैसे कि हमारा ये देखिए, ये एक्शन का रिएक्शन होता है। सऊदी अरब के साथ जो हमारा मुआहदा हुआ, वो चौधरी साहब आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका के डर से, मान लिया एक लम्हे को तसव्वुर कर लेते हैं अमेरिका के डर से हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आप मार्क रूटे के बयान को देखें। नेटो है और नेटो में तमाम यूरोपीय ममालिक शामिल हैं, तो उसका सरबराह ये कहता है कि अगर इसी तरीके से आपने हिफाजत करनी है, अगर आपको ये लगता है कि अमेरिका की जौहरी छतरी के बगैर, चलें ये हमें छोड़े, हम तो बहुत दूर बैठे हुए हैं, हमारे तो हमसाया ममालिक में जो भी मामलात होंगे वो एक अलग होंगे, जो उसकी अम्ब्रेला के नीचे हैं वो इस वक्त शटर्ड है और उनके अंदर एक क्यास पाया जाता है, या उनके अंदर एक अनारकी देखने को मिल रही है, मुख्तलिफ नजरियात देखने को मिल रहे हैं, उसकी वजह फिर क्या है? उसकी वजह खौफ है। अभी देखें, अभी कुछ वीक पहले जो है, ये फ्रांस का जो आर्मी चीफ है, उसने टीवी पे आकर ये बयान दिया कि अपने बच्चों को मरवाने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि उसके बाद फिर आपने प्रेसिडेंट मैक्रोन जो फ्रांस का प्रेसिडेंट है, उसकी अमेरिका को खुली धमकी, और ये ट्रंप तो जो है वो बेताज बादशाह है, उसने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये यूरोप जो है ये हमारे बगैर नेटो कुछ नहीं है, अगर हम नेटो से निकल जाएं। तो फिर उन्होंने आपस में ये फैसला किया है कि हम अपनी रीयूनियन करते हैं, अपनी फोर्सेस को मजबूत करते हैं। और कुछ महीने पहले, शायद वो कहीं मैं मीडिया पे अपना क्लिप अगर हुआ तो मैं आपको कर दूंगा, मैंने ये कहा था कि यूरोपियन यूनियन जो है वो एक नेटो टाइप की, सिर्फ यूरोपियन यूनियन की एक फोर्स बना रही है, जिसमें सबसे पहले उन्होंने जो ये सोचा था कि हम पाकिस्तान के साथ मुआहदा करते हैं, और ये बात हुई भी थी। और इसके ऊपर मैंने जो मौजूदा गवर्नमेंट है या मैंने एक लेटर भी लिखा था कि हमें यूरोप में अपनी विजिटें करके यूरोपियन यूनियन कमीशन और यूरोपियन काउंसिल में, हमें जब उन्होंने ये खुद कहा है कि पाकिस्तान ने जंग के बाद एक मजबूत और तकड़ी फौज और बड़ा तकड़ा मुल्क होने का सबूत दिया है, तो हमें जो है ये मौका जाया नहीं करना चाहिए, जो कि हम कर चुके हैं। अभी अगर आगे जाकर ये देखिए, ये बात यहाँ नहीं रुकेगी, आगे जाके ये साइबर सिक्योरिटी, ये दूसरी जैसे हमारा सऊदी अरेबिया के साथ मुआहदा हुआ है,
आगे जाके जो आने वाले दिनों में, क्योंकि आज जो बाकी इंफॉर्मेशन मेरे पास है वो यही है कि आगे जाके ये मजीद मुआहदे करने जा रहे हैं, लेकिन ये दुनिया में चलता है, ब्लॉक बनते हैं एक ब्लॉक से दूसरा ब्लॉक, लेकिन आपने भी अपनी डिप्लोमेसी के तौर पर इन ममालिक के साथ, यूरोपियन ममालिक जिनके साथ हमारे बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, अभी हमें फिल फोर जो है, अभी ये तकरीबन फरवरी की 14 या 15 तारीख को म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस आ रही है। अभी वहां पर जाकर हमें अपना जो है एक मजबूत मौकफ लेके जाना चाहिए। वहां इंटरनेशनल जो यूरोपियन ममालिक हैं उनके साथ बैठकर देखिए, जब हमारा जीएसपी का प्लस का स्टेटस 2014 में हमने विन किया, जब हम ग्रे लिस्ट से निकले तो इंडिया ने हमारी मुखालफत एड़ी चोटी का जोर लगा के की, लेकिन अच्छा हमारे पास, अच्छा चौधरी साहब मेरा एक आखिरी सवाल, हमारे पास इस वक्त पॉसिबल वे कौन से हैं? यानी आपको ये मालूम है कि मई के बाद, मई 2025 के बाद इंडिया की पोजीशन जो थी वो सिफारती सतह पे क्या बनी, और अब भी बेशुमार ममालिक में भारतीय वफूद भी गए और पाकिस्तानी वफ्द भी गया। पाकिस्तानी वफ्द चंद ममालिक में गए, वो बहुत सारे ममालिक में गए, लेकिन अगर नैरेटिव किसी का बाय किया गया तो वो हमारा बाय किया गया। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं जिनको मौजूदा वक्त के अंदर अवेल किया जा सकता है? मौजूदा वक्त के मुताबिक हमारे ऑप्शन कभी एक नहीं होता, ऑप्शन खुले होते हैं, लेकिन एक ऑप्शन सबसे ज्यादा है, जैसे वो 10 मई के बाद उन्होंने और हमारे डेलीगेशन दुनिया में गए, इसी तरह अभी हमें दोबारा ये अपने डेलीगेशन को वो हुकूमती हो, ये कश्मीर की क़यादत हो, अभी हमें मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म जो है वो, इवन जो हम यहाँ पर हैं, जैसे ये मेरी फेडरेशन है, हम पिछले 20 साल से पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन के दरमियान एक अभी है नहीं, हमें कोई मौका हाथ से जाया किए बगैर, वो क्या कहते हैं कि एकदम जो है हमें तैयारी करके इन लोगों के साथ राब्ता करना चाहिए। एग्रीमेंट जहां पर ये आज अगर ये साइन हुए हैं, जो बाकी आगे एग्रीमेंट होने जा रहे हैं या करने जा रहे हैं, उसमें हमें अपनी सफारती जो तरजीहत हैं उनको आगे लाना चाहिए, अपनी आदत को जो है वो एक्टिव होना चाहिए। क्योंकि अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले जो है डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान से वो मदद का इशारा किया। अभी हमें ये चीजें दुनिया में अपना मौकफ लेके जाना है। ये मुकाबला शुरू हो गया और ये अभी पहले मुकाबला जो था ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये बॉर्डर जंग चल रही थी। अभी ये इंटरनेशनल जो ब्लॉक बनते जा रहे हैं, इनमें भी हमें अपनी एंट्री डालनी है। जैसे चाइना के पास मोदी चला गया, जैसे चाइना यूएई के पास मोदी खुद चला गया, बाकी अरब ममालिकों में चला गया। अभी हमें भी ऐसे अपनी जो मौजूदा गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर को, अच्छा आप चौधरी साहब ये बता दें कि जब नए ताल्लुकात बन रहे हैं तो नए ताल्लुकात में आपको ये मालूम है कि ताल्लुकात बहुत सौ से बनाए जाते हैं, लेकिन पाया तकमील तक या पॉजिटिव आउटकम जो है बहुत कम जगहों से निकलता है। इस वक्त दुनिया के अंदर जो तब्दीलियां हो रही हैं, इन तब्दीलियों में आपको किस हद तक ये चीज़ दिखाई देती है कि ये तमाम मामलात सही डगर पे जा रहे हैं, या फिर आपको नाकामी इसमें ज्यादा मार्जिन की दिखाई देती है और कामयाबी कम? देखिए, अभी जो अगर हम इसको इंटरनेशनलाइज दुनिया के लिहाज से देखें, इसका हल ये है कि हम अपने आप को फिर तैयार करके सफारती तौर पर जो है इंटरनेशनल यूरोपियन यूनियन के जो ममालिक हैं, कौंसिल है, कमीशन है। बहुत शुक्रिया चौधरी परवेज इकबाल लोसर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, क्रिकेट के मौजू के ऊपर बात की जाएगी। पाकिस्तान में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 में शमूलियत के हवाले से क्या चहमगोइयाँ चल रही हैं और क्या मुमकिन फैसला हो सकता है, उसी बारे में बात करेंगे। डॉक्टर नुमान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। ब्रेक के बाद खुशामदी। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के फैसले में ताखीर ने आलमी क्रिकेट के मंजरनामे में हलचल पैदा कर दी है। पाकिस्तान ने फिलहाल ये फैसला करना है कि T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम श्रीलंका भेजे या भारत के खिलाफ मैच का बाइकआउट करे या फिर एहतजाजन स्याह पट्टियां बांधकर मैदान में उतरे। क्रिकेट का ये हालिया तनाजा उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब बांग्लादेश ने सिक्योरिटी वजूहात के बायस भारत में खेलने से इनकार किया तो आईसीसी ने बांग्लादेश को ही टूर्नामेंट से बाहर कर दिया और स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया।
इन हालात में बांग्लादेश के 100 से ज्यादा सहाफियों को पहले इवेंट की कवरेज से रोकना और फिर सिर्फ श्रीलंका में होने वाले मैचेस कवर करने की इजाजत देना, इस बात का इंदिया है कि आईसीसी खुद एक फरीक बन चुकी है, जिसके बायस खेल अब सिर्फ खेल नहीं बल्कि ताकत, माली मफादात और सियासी असर और रसूख का मैदान बन चुका है। इस पूरे मंजरनामे में बीसीसीआई के नायब सदर राजीव शुक्ला का हालिया बयान यह जाहिर करता है कि भारत किस तरह इस सूरत हाल को अपने हक में इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने यह दावा किया कि बांग्लादेश को सिक्योरिटी की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई गई थी, मगर पाकिस्तान की बेवजह मुदाखलत ने बांग्लादेश को अपना मौक़िफ़ बदलने पर मजबूर किया। भारत के आईसीसी पर असर और रसूख की एक वजह उसके माली मामलात भी है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी की आमदन में से 1/3 से ज्यादा यानी 38.5% दिया जाएगा, जबकि पाकिस्तान उस फहरिस्त में चौथे नंबर पर है। तो इस वजह से भी भारत का खेल पर गहरा असर और रसूख कायम है। एक और वजह आईसीसी के चेयरमैन जय शाह भी है, जो भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह के साहिबजादे हैं। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप का बायकॉट करे तो आईसीसी को कितना नुकसान होगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच न सिर्फ खेल का सबसे बड़ा इवेंट है बल्कि सबसे अहम कमर्शियल प्रोडक्ट भी है। गुज़श्ता 2 दहाइयों में इन मैचेस में अरबों डॉलर्स की आमदनी हुई। टिकट फारी फरोख्त होते हैं, टीवी इश्तिहारात की कीमतें आसमान को छूती हैं। पाकिस्तान की शिरकत न करने की वजह से ब्रॉडकास्टर्स, स्पॉन्सर्स और आईसीसी के कारोबारी मुआहदे सब दबाव में आ जाएंगे और पूरे इवेंट की कशिश मुतासिर होगी। यह कहना गलत नहीं है कि यह तनाज़ा अब क्रिकेट से आगे है। भारत इस तनाज़े को अपने असर और रसूख के इजहार और आलमी क्रिकेट में माली बालादस्ती के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जबकि पाकिस्तान एक ऐसी मिसाल कायम करने पर गौर कर रहा है जो मुस्तकबिल में आईसीसी के फैसलों को वाकई गैर जानिबदार बनाने पर मजबूर करे। पाकिस्तान के फैसले की नौइयत न सिर्फ खेल के मायार बल्कि इवेंट की माली और अखलाकी बुनियादों पर भी असर डालेगी। यूं ये फैसला आने वाले बरसों में रुकन ममालिक के ताल्लुकात और आईसीसी की गैर जानिबदारी के लिए संगे मील साबित है। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट एक्सपर्ट, स्पोर्ट एनालिस्ट और एंकर पर्सन डॉक्टर नुमान नियाज साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, पीसीबी के T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के फैसले में जो ताखीर है, आप क्या समझते हैं कि कितनी बड़ी हलचल मचा रखी है आलमी क्रिकेट के मंजरनामे में? देखें जी, सबसे पहले तो ये हलचल उस वक्त मची थी जब फॉर द फर्स्ट टाइम मैं ये क्रेडिट दूंगा चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब को कि ही डिसाइडेड कि टेट फॉर टैट करते हैं। हुआ ये था कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान को आईसीसी के बोर्ड ने अवार्ड किए और उनकी सिक्योरिटी टीम ने क्लियर किया एज ए होस्ट पाकिस्तान को। और जब इंडिया की बारी आई, हालांकि वो सिग्नेटरी थे जिस वक्त ये होस्ट पाकिस्तान बनाया गया, लेकिन जब बारी आई तो उन्होंने कह दिया जी सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उन्होंने ट्रैवल नहीं किया। पहले ये होता था कि हम इंडिया चले जाते थे, हम 2012 में भी गए, हम 2016 में भी गए, हम 2023 में भी वर्ल्ड कप वहां पे खेले। तो इंडिया जो है वो अपनी हेगेमोनिक प्रेजेंस को बिल्कुल चलाता रहा। लेकिन आपने कहा कि नहीं, अब हम भी इंडिया नहीं जाएंगे। और अब सिर्फ एक और कीजिएगा कि आईसीसी के वही बोर्ड मेंबर जिन्होंने 14-2 से आउट राइटली रिफ्यूज किया है बांग्लादेश को, उन्होंने पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया था, पाकिस्तान की प्ली को, कि वो न्यूट्रल वेन्यूज पे खेलेंगे। ठीक है, इसकी कोई वजह होगी। दूसरा, आपने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है। बहुत सारे लोग इसको कंफ्यूज कर रहे हैं कि सॉलिडारिटी विद बांग्लादेश, वो तो पाकिस्तान ने दिखा दी, वोट कर दिया। आपके चेयरमैन 2-3 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने बड़ा क्लियरली कहा कि प्रिंसिपल स्टैंड बांग्लादेश का ठीक है, जो कि वाकई ठीक है। और उन्होंने कहा कि जी उनको न्यूट्रल वेन्यू देना चाहिए था, यानी कि श्रीलंका में शिफ्ट होने चाहिए थे। सॉलिडारिटी वहां पे खत्म हो गई। अब बात क्या है, जो फीफा है ना, वो गवर्निंग बॉडी है। सही। और गवर्निंग बॉडी जो है वो डिक्टेट करती है, वो रूल्स को डिक्टेट करती है, वो पेनल्टीज को रीडिफाइन करती है, कमर्शियल एस्पेक्ट्स को रीडिफाइन करती है। आईसीसी लेजिस्लेटिव बॉडी है जो कि फुल मेंबर बोर्ड्स के वोट पे चलती है। तो अगर आप डेमोक्रेटिकली देखें तो बांग्लादेश का वोट उतना ही इक्वल और अहम है जितना इंडिया का है, या जितना अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का, इंग्लैंड का है। सही। तो फुल मेंबर जो है वो चलाते हैं। और आईसीसी का जो मैंडेट है वो ये है कि वो एक कस्टोडियन होंगे, न्यूट्रल कस्टोडियन होंगे, डेमोक्रेटिकली ये चलेगा। होस्ट बोर्ड एक्टिविटी देखेंगे, टूर्नामेंट की इंटेग्रिटी देखेंगे, ब्रॉडकास्ट कमिटमेंट्स देखेंगे और कमर्शियल डिसरप्शन थ्रेशोल्ड को मेंटेन करेंगे। अब ये हम मान लेते हैं कि इंडिया 78% रेवेन्यू आईसीसी का जो है वो इंडिया से आता है,
ये भी हो गया। 70% जो रेवेन्यू है ब्रॉडकास्ट का वो इंडिया से आता है। मेजोरिटी ऑफ द क्रिकेट राइट होल्डर्स जो है पेरेंट ब्रॉडकास्टर्स वो इंडियन है, ये भी हमने मान लिया। लेकिन बहुत सारे लोग फिर कंफ्यूज करते हैं कि बायलैटरल सीरीज जो है उसमें जिसमें दारोमदार इंग्लैंड का इंडिया के टूर्स पे होता है और ऑस्ट्रेलिया का कमर्शियल एक्टिविटी वहां से जनरेट होती है, लेकिन अनलाइक दैट आईसीसी में पाकिस्तान की ब्रांड इक्विटी बहुत ज्यादा है। लोग समझें शायद कि जी 7वें नंबर की टीम है, हार जाते हैं इंडिया से, लो रैंकिंग टीम जीतते हैं। नो, वो क्रिकेटिंग आपकी नर्वस और है, क्रिकेटिंग परफॉर्मेंस और है, आपकी ब्रांड इक्विटी इतनी है। यहाँ पे मैं जल्दी से आपको बताता चलूं कि एशिया कप जो है वो इंडिया में होस्ट होना था और श्रीलंका और जो अफगानिस्तान है वो फुल मेंबर बोर्ड, अगर 3 इंडिया को मिला के वोट करते तो टूर्नामेंट पोस्टपोन हो जाता। और पाकिस्तान के उस वक्त कशीदगी चल रही थी इंडिया के साथ, तो उन्होंने बीसीसीआई की जो है वो गवर्नमेंट के जो ऊपर गवर्नमेंट है उन्होंने एक्सट्रीमिज्म जो है मोदी साहब की गवर्नमेंट, उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट व्यू दिया हुआ था, लेकिन वो पोस्टपोन करते करते रह गए। क्यों? क्योंकि जो मुकेश अंबानी हैं, रिलायंस के जो हेड हैं, वो जियो स्टार हेड करते हैं और जियो स्टार इंडिया की टोटल ब्रॉडकास्ट मार्केट का 40% शेयर होल्ड करता है। हालांकि एशिया कप राइट्स सोनी पिक्चर्स के पास थे, लेकिन 3.1 बिलियन डॉलर के आईसीसी राइट जियो स्टार ने खरीदे हुए थे। डिजिटल मीडिया में उन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप से 500 मिलियन की जो है ट्रैफिक को देखते हुए फ्री उन्होंने वो दिखाया हुआ था, इन्वेस्टमेंट थी। 6 बिलियन डॉलर के उनके आईपीएल राइट्स थे। अब जब इंडिया पाकिस्तान की बात आती है तो अगर आपको याद हो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 पाकिस्तान 8वें नंबर की टीम थी, इंडिया पहले नंबर की टीम थी, दोनों डिफरेंट पूल्स में थी, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स की चीखें निकल गई कि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो क्या होगा। तो पूल चेंज किए गए, रूल्स बेंड हुए और इंडिया पाकिस्तान एक पूल में आया। आज तक इंडिया पाकिस्तान एक ही पूल में आईसीसी टूर्नामेंट में होता है। वो क्यों? एक चैनल, आप बाकी ब्रॉडकास्टर्स को छोड़ें, एक चैनल इंडिया में जो क्रिकेट इंडिया पाकिस्तान का T20 मैच ब्रॉडकास्ट करता है, टोटल कमर्शियल एयर टाइम 50 मिनट का होता है और 10 सेकंड का स्लॉट $18,750 का बिकता है, यानी कि $5.2 मिलियन सिर्फ एक T20 के मैच से एक चैनल जो है वो बना रहा होता है। उसके अलावा ब्रांडिंग से 20 से 30 मिलियन डॉलर बनते हैं इस मैच के और 4 से 6 मिलियन डिजिटल के बनते हैं और वर्ल्ड वाइड रेवेन्यू 1.13 बिलियन डॉलर बनते हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच से। यही वजह है कि एशिया कप में 3 मैच पाकिस्तान के हुए और हर ब्रॉडकास्टर जो है वो इस पे बेस करता है। अब एक और चीज आप ध्यान में रखें, 3.1 बिलियन डॉलर के राइट्स खरीदने के बाद जब 2024 का वर्ल्ड कप करा दिया था, T20 का वर्ल्ड कप आईसीसी ने यूएस में और वेस्ट इंडीज में, तो वो जो लॉसेस हुए थे, एक्सपेंसेस थे प्रोडक्शन के, तो जियो स्टार बैकआउट कर रहा था, लेकिन आईसीसी ने फिर $1 बिलियन कम किया है। तो ये सारे लॉसेस जो है वो पूरे होते हैं। 63% रेवेन्यू जो आईसीसी टूर्नामेंट्स का होता है वो इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले से आता है। पाकिस्तान अगर बायकॉट करता है तो टीम 21वें नंबर की जो है वो युगांडा इनको जो है रिप्लेस करेगी। और एक चीज ध्यान में रखें, अब पाकिस्तान के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ये जो क्रिकेट मैट्रिक्स की जो 12 टीमें एक तरफ हो गई हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स पे, जहां पे फाइनेंशियल हेगेमनी है, फाइनेंशियल जगरनॉट है इंडिया, जो 2002 से मसल दिखाता फिरता है, लेकिन अब तो वो हद ही हो गई कि उन्होंने कंट्रोल कर लिया है पूरी इंटरनेशनल क्रिकेट को और बाकी बोर्ड सबसर्विएंट बन गए, टेल बैक करते हैं। डॉक्टर साहब अमूमी तौर पे तो सवाल करने के बाद जो मेजबान है वो 2-2.5 मिनट में अगला सवाल कर देता है, लेकिन आप जिस तरीके से कच्चा चिट्ठा खोल रहे थे, आपने तो देख का आखिरी दाना तक निकाल के बाहर रख दिया है ये ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से। मेरा अगला सर सवाल है कि पाकिस्तान के पास मुमकिन रास्ते क्या हैं और उनमें से हर एक का मुमकिन असर क्या हो सकता है? देखिए, नंबर 1, बायकॉट अगर आप करते हैं ना तो आप एक्सपोज करेंगे फॉल्ट लाइन जो ग्लोबल क्रिकेट गवर्नेंस में आ चुकी है, यानी कि बाय डिफॉल्ट इंडिया कस्टोडियन बन गया है और आईसीसी उनका एक पॉलिटिकल टूल बन गया है और ये इकोनॉमिक को हिला के रख देगा। इंटरनेशनल बोर्ड भी हिल जाएंगे। देखें, जब बांग्लादेश की बारी आई तो 14-2 का वोट हुआ, लेकिन जब पाकिस्तान ने यही रिक्वेस्ट की थी तो मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड ने पाकिस्तान का साथ दिया था। वाई? क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान की ब्रांड इक्विटी जो है वो आईसीसी के टूर्नामेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एक्चुअली चैलेंज कर जाएंगे इनजुडिशियस कंसंट्रेशन ऑफ पावर बाय इंडिया। तो ये
अगर तो आपने चले जाना है, खेलना है, ठीक है, आपको आपके न्यूट्रल वेन्यू मिल चुका हुआ है, आप खेल लें, फिर कोई कबाहत नहीं होगी। लेकिन फिर आप भी एक लैप डॉग बन जाएंगे, जिस तरह अफगानिस्तान श्रीलंका जो है बीसीसीआई के पीछे है, जिस तरह इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया चुप करके बैठ जाते हैं और मसलिहत उनको इकोनॉमिक्स में नजर आती है। तो अगर आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में मेजर फोर्स बनना है, इंडिया के आपके जितने मर्जी जियो पोलिटिकल डिफरेंसेस हों और जो मर्जी आपके मसाइल चल रहे हों, आप क्रिकेट में भी उनको थ्रेटन कर देंगे, जो ऑलरेडी आपने किया। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब इस ज़मन के अंदर बहुत सारी जो इस वक्त इबहाम है या मिस इन्फॉर्मेशन है वो भी फैलाई जाती है। अब उसमें से कितने हकाइक हैं कितने नहीं खुदा जाने। अब बहुत सारी जगहों के ऊपर आधी मालूमात फराहम की जाती है जो कि गलत मालूमात देने से भी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि गुनाह का काम है। अब पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान अगर इनकार कर देता है और यकसर वो कह देता है कि हम नहीं आ रहे, तो पाकिस्तान को बड़े उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेंगे, उसको $1 मिलियन पे करना पड़ेंगे, उस पर पाबंदियां लग सकती हैं, बैन हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। बहुत सारी मुख्तलिफ आवाज़ें हैं। मैं एक मंजरनामा रखता हूं कि पाकिस्तान यानी जुमे या पीर को ऐलान होगा, यानी फर्ज कर लें कि पाकिस्तान कहता है हम नहीं जाते, फिर क्या होगा? देखें, इसमें अब आप बहुत क्लियरली ये चीज नोट कीजिएगा कि आपके क्रिकेट बोर्ड ने, लेड बाय योर चेयरमैन हु हैपेंस टू बी द इंटीरियर मिनिस्टर आल्सो, एक मास्टर स्ट्रोक खेला था, जो कि बहुत सही किया। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहैसियत बोर्ड ये डिसीजन ले, तो ये वायलेशन होगी मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ डायरेक्टर्स की, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ आईसीसी के लॉज और बाय लॉज की, और उसमें सिवियर पेनल्टीज लग सकती हैं, हैवी फाइन्स हो सकते हैं, और आपका जो इंटरनेशनल स्टेटस है उसको सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन इंडिया ने ये प्रेसिडेंस किया था और आईसीसी ने एक्सेप्ट किया हुआ है कि जब भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात आती है तो वो कहते हैं सब्जेक्ट टू द डिसीजन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपने भी क्या कहा कि सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसमें आपको पेनल्टीज में इंडेमनिटी मिल जाती है, एक। दूसरा, पाकिस्तान के बगैर कोई भी ब्रॉडकास्टर जो है वो नहीं आईसीसी के टूर्नामेंट्स को होस्ट करना चाहेगा, राइट्स लेना चाहेगा। दो चीजें हो गई। तो ये तो आप छोड़ दें कि आपको कोई बैन लग सकता है। तीसरा, इस साइकिल की जो आपकी ऑलरेडी ग्रांट्स हैं वो सैंक्शनड हैं, वो नहीं कट सकती। अगले साइकिल में वो वैसे ही इंडिया डिजाइन कर रहा था, जेशा 3 साल के लिए नहीं 6 साल के लिए हैं, और वो ये डिजाइन कर रहे हैं कि रेटिंग बेस कर दो ताकि पाकिस्तान लो रेटिंग पे है 7वें नंबर पे, तो इनकी ग्रांट वैसी कटौती होना शुरू हो जाए। तो पाकिस्तान को, अब आपको एक और चीज बताऊं कि एशिया कप में जो ट्रॉफी नहीं रिसीव की थी जो इंडिया ने, वो फर्स्ट वायलेशन थी, ब्रिंगिंग द गेम इनटू डिसरिप्यूट। फिर उन्होंने जो पॉलिटिकल एंगल दिया था वो हाथ मिलाने को छोड़ दें, जो सूर्य कुमार की स्पीच वगैरह थी, जो कोड की वायलेशंस थी, उसमें बीसीसीआई को कुछ भी नहीं हुआ, हालांकि उनका भी इंटरनेशनल स्टेटस सस्पेंड होना चाहिए था फॉर नॉट एक्सेप्टिंग द ट्रॉफी एंड डिसग्रेसिंग द गेम। लेकिन फिर पाकिस्तान ने बहुत ही आला उनको बताया, नहीं ले सके ना वो ट्रॉफी, लॉक हो गई ना एशिया कप के हेडक्वार्टर में। सो आई पर्सनली फील कि हम लोग, ये इंडियन प्रोपेगेंडा ज्यादा है, पाकिस्तान एक वाइटल कॉग है। अगर इंडिया की प्रेजेंस जो है वो ठीक है कि उनकी इकोनॉमिक मसल इतना है और उनकी ब्रांड इतना है, उनकी टीम की स्किल्स इतनी है कि वो ग्लोबल कैलेंडर को डिफाइन करते हैं। आईसीसी टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान भी एक मेजर शेयर होल्डर और वाइटल कॉग है, ऐसा कुछ नहीं आईसीसी कर सकेगा। और आज मैं आपको बता दूं, ये जो डिले किया है, ये जो मंडे और फ्राइडे की बात हुई है, ये अमेजिंग डिसीजन है। वो इसका वजह ये है कि ब्रॉडकास्टर पागल हो चुके होंगे इस वक्त। आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, और वो ये है कि व्हेन आई वाज हेडिंग स्पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान टेलीविजन, तो राइट एक्विजिशन में हमने अंदाजा लगाया था कि पाकिस्तान की पोजीशन अच्छी नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी में प्रायर टू द टूर्नामेंट, तो हम शायद राइट्स अफोर्ड ना कर सकें, हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ना हो। लेकिन हमें आईसीसी से ये बताया गया था, फिक्र ना करें, इंडिया पाकिस्तान एक ही ग्रुप में आ जाएंगे, क्योंकि ग्रुप भी डिफरेंट थे, और वो हुआ। सो ये कमर्शियल एंगल और इकोनॉमिक्स ऑफ द गेम डिफाइन कर पाकिस्तान की ब्रांड इक्विटी को। आपने आज अगर ये डिसीजन बायकॉट का ना लिया, सॉफ्ट जो मर्जी आप प्रोटेस्ट करते रहे, काले बैंड पहन ले, इंडिया से ना खेलें, अच्छा इंडिया से आप एक मैच नहीं खेलें चलें, आपने उनको इकोनॉमिकली फारिग कर दिया, फाइनल में अगर दोनों टीमें पहुंच जाती हैं, क्या फिर पाकिस्तान फोरफीट करेगा फाइनल? और अगर आप बायकॉट करते हैं पाकिस्तान के बगैर, अगले टूर्नामेंट मसाइल क्रिएट कर देंगे फॉर द राइट्स एक्विजिशंस एंड राइट सेलिंग। यानी इस वक्त जो मौजूदा पोजीशन पाकिस्तान ने हासिल की हुई है,
इसकी वजह से प्रेशर टैक्टिक डेवलप हुए हैं और वो प्रेशर इस हद तक बढ़ा है कि ब्रॉडकास्टर्स की जानिब से इस पाकिस्तान के बाहर होने के अंदाजे और वसवसों के ऊपर भारतीय जो बोर्ड है उसके ऊपर प्रेशर है और आईसीसी के ऊपर है। अब देखिए कि इसके नताइज क्या निकलते हैं और जुमे या पीर को पाकिस्तान इसके ऊपर क्या फैसला सुनाती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नुमान नियाज साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।